सबसे पहले मैं खबरें अभी तक गोहाना की जनता और जूरी साहिबान का धन्यवाद करता हूं और आने वाले नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। मैं अपने हलके की समस्याओं के बारे में बताना चाहता हूं। मेरे गोहाना हलके के अंदर समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। जैसे गलियां कच्ची हैं, पूरी तरह से बनी हुई नहीं है, बिजली की दुर्दशा है, पानी की कमी है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ही बुरी है, शिक्षा का हाल बुरा है और स्वास्थ्य सेवाएं क्षीण हो चुकी हैं। उदाहरण के तौर पर गलियों को ले लीजिए, गांव की गलियां हो या शहर की सड़कें हों, उनकी हालात इतनी खस्ता है कि चलने से ये पता नहीं चलता कि खड्डों के अंदर गली बनी हुई है या गली के अंदर खड्डे हैं। ठीक यही पोजीशन गांव के अंदर पानी की निकासी ना होने की वजह से उन गलियों में पानी भर जाता है और जिसकी वजह से वहाँ पर मच्छर पनप रहे हैं, वहाँ पर मलेरिया और डेंगू जैसी महाबीमारियाँ फैल रही हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति बुरा हाल है। वहाँ पर जितनी भी पीएचसी बनी हुई है गांव के अंदर, वहाँ पर डॉक्टर नहीं है। अगर किसी पीएचसी के अंदर डॉक्टर है तो वहाँ पर दवाई नहीं है। मैं इन सभी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करूँगा। शिक्षा का हाल, गांव के अंदर आधे से ज़्यादा गांव के अंदर बच्चे बगैर छत के ये खुले आशियाने के नीचे पढ़ने पर मजबूर हो रहे हैं। स्कूलों के अंदर शिक्षक नहीं है और शिक्षक अगर है तो एक एक शिक्षक को 100 बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। बैठने के लिए फर्नीचर की व्यवस्था नहीं है, पढ़ने के लिए पुस्तकें अवेलेबल नहीं है और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के बारे में बहुत ही बुरा हाल है। अपराधी, चोर, डकैत, अपहरणकर्ता खुलेआम चैन की खुली हवा के अंदर घूम रहे हैं और जो व्यापारी है वो भय के मारे अपने घर के अंदर दुबक के बैठा हुआ है। यदि मुझे जनता ने एमएलए चुना तो मैं शिक्षा का स्तर बढ़िया करूँगा, हर बच्चा छत के नीचे पढ़ सके ये सुनिश्चित करूँगा, हर महिला सुरक्षित रहे ये सुनिश्चित करूँगा, सभी हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टरों की व्यवस्था करवाऊँगा। अगर डॉक्टर होंगे तो वहाँ पर जहाँ पर दवाइयाँ नहीं मिलेंगी तो दवाइयों का प्रबंध करवाऊँगा, एक्सरे मशीन का प्रबंध करवाऊँगा और खेल नीति के बारे में जहाँ पर भी स्टेडियमों की आवश्यकता होगी स्टेडियम बनवाऊँगा, कोच की व्यवस्था करूँगा, वहाँ पर पूरी तरीके से सामान हो ये सुनिश्चित करूँगा। और ये बिजली और पानी दो ऐसी समस्याएं हैं जिनके बगैर इंसान जीवित नहीं रह सकता, उनका पूरा पूरा प्रबंध करूँगा। अब बिजली का बुरा हाल है, वो 24 घंटे मिल सके इस तरीके से प्रावधान करूँगा। पानी नहरों में टेल तक पहुँचे ये व्यवस्था करूँगा। जनता ने मुझे मौका दिया और मैं इनमें से कुछ कार्य कर पाया तो मैं अपने आप को जनता का सच्चा हितैषी समझूंगा। यही मेरा विजन है और यही मेरी। आपका समय समाप्त होता है ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश गोयल जी के संबोधन के साथ ही संबोधन राउंड अपने अंजाम तक पहुंचता है। अभी रुकेंगे हम एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटने पर इस दिलचस्प मुकाबले को जारी रखेंगे और फिर जाएंगे हम दूसरे राउंड यानी कि सवाल जवाब राउंड में। तो ब्रेक से लौटने पर इन सभी उम्मीदवारों को तैयार रहना होगा जूरी के सवालों के जवाब देने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द वापसी होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और जैसा कि आप जानते ही हैं, जूरी राउंड का दूसरा चरण है सवाल जवाब। और सवाल जवाब राउंड के नियम भी जल्दी से आपको समझा देते हैं। इस राउंड के दौरान जूरी सदस्य हर उम्मीदवार से 4 प्रश्न पूछेंगे और हर सदस्य उत्तर के मुताबिक अंक देगा। साथ ही सभी उम्मीदवारों के लिए जज साहब का भी एक सवाल होगा। हर प्रश्न के 10 अंक होंगे, यानी कि राउंड कुल मिलाकर 50 अंकों का होगा। और हमारी जूरी निर्धारित 17 विषयों में से किसी भी विषय पर आपसे प्रश्न पूछ सकती है, जबकि जज साहब का सवाल सभी उम्मीदवारों के लिए एक ही होगा। आपको बता दें कि उम्मीदवारों को विषयों की जानकारी पहले से ही दे दी गई थी ताकि वो पहले से ही तैयारी कर सके। और इस दौरान अगर कोई सवाल दायरे से बाहर जाता है तो जज साहब वहां पर अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप शुरुआत करें हम सवाल जवाब राउंड की। शुरुआत कीजिए। किसके साथ शुरुआत करेंगे आप? शुरुआत करेंगे ओम प्रकाश गोयल जी से। और गोयल जी से पहला सवाल पूछेंगे एसपी गुप्ता जी।
ओम प्रकाश जी, आपने अपने संबोधन में व्यापारियों की समस्या वही बड़ा भय है। मेरा आपसे प्रश्न है, आप ऐसी 3 समस्याएं बताइए व्यापारियों की जो हैं, और अगर आप एमएलए बन जाते तो उनको कैसे उनका हल करेंगे। सबसे पहले जो समस्या है व्यापारी की, कि व्यापारी सुरक्षा चाहता है। क्षेत्र के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है वो सुरक्षा की है व्यापारी की। अगर मैं विधायक बना तो व्यापारी की सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर व्यापारी अपना व्यापार अच्छे ढंग से चला सके, उसके लिए सरकार से कोशिश करके उसको उचित मूल्य पर ज़मीन दिलवाने की कोशिश करूंगा और उचित मूल्य के ऊपर उसको लोन मिले ताकि वो अपनी इंडस्ट्री को, उद्योग को, व्यापार को अच्छी तरह से चला सके। ये मैं प्रयत्न करूंगा। ये मेरी 3 आपने प्राथमिकताएं 2 होंगी। बताइए। 2 बताइए। 2 बताइए आपने, या 2 को 1 में कर दिया आपने। एक और बताइए। एक और बता दीजिए। तीसरे नंबर पर व्यापारी को बिजली पूरी मात्रा में मिल सके ताकि उसका व्यापार 24 घंटे कार्य कर सके, कोई भी किसी किस्म की उसके अंदर रुकावट ना आए। उसके बाद उसको कच्चा माल ठीक मिल सके और उसके पके हुए माल को उचित मूल्य पर बिक सके, ऐसी व्यवस्था मैं करूँगा। इंस्पेक्टरी राज से कोई दिक्कत नहीं व्यापारियों को? इंस्पेक्टरी राज से दिक्कत है, अगर उनको कोई किसी किस्म की दिक्कत होगी तो इंस्पेक्टरी राज से उनको छुटकारा दिलाएंगे, टैक्स के अंदर भी राहत दिलाएंगे उनको। जी ओम प्रकाश। और दूसरे सवाल के लिए आग्रह करूंगा द्विवेदी जी आपसे। ओम प्रकाश जी, हरियाणा में मौजूदा जो शिक्षा का स्वरूप है, क्या इससे आप संतुष्ट हैं? और नहीं संतुष्ट है तो क्या करेंगे आप? शिक्षा का स्तर वर्तमान के अंदर बिल्कुल गिर चुका है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि आधे से ज़्यादा गांव ऐसे हैं जहां पर अध्यापक नहीं हैं। सब्जेक्ट के अनुसार तो टीचर है ही नहीं। कहीं कहीं तो ऐसा है कि 100 बच्चों पर एक एक टीचर को पढ़ाना पड़ता है। यदि मैं एमएलए बना तो इस जो गलत नीति है सरकार की, इसको दूर करूंगा। पूरे सभी बच्चे छत के नीचे पढ़ सके, ऐसा प्रयत्न करूंगा कि उनको बैठने के लिए जगह हो, फर्नीचर हो, समय पर पुस्तकें मिले, समय पर अध्यापक हों, सब्जेक्ट वाइज अध्यापक हों। इसके लिए मैं पूरा प्रयत्न करूंगा ताकि शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाया जा सके। और इसके अलावा प्राइवेट तौर पे भी जितने भी डिग्री कॉलेज हैं, संस्थाएं हैं, उनको भी खुलवाने का प्रयत्न करूंगा ताकि शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाया जा सके। कोई टेक्निकल एजुकेशन वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है आपके यहाँ? जी, कोई तकनीकी टेक्निकल शिक्षा, एजुकेशन, टेक्निकल तकनीकी शिक्षा? तकनीकी शिक्षा के नाम पर लगभग 40 साल से केवल एक छोटी सी आईटीआई हमारे यहाँ बनी हुई है। अगर यदि मैं एमएलए बना तो उसका स्वरूप बड़ा किया जाएगा और छोटे छोटे जो गांव हैं, जैसे मुहाना है, खानपुर है, जो अच्छे बड़े बड़े गांव हैं जिनकी आबादी 10-10 हज़ार के लगभग है, वहाँ पर भी आईटीआई खुलवाऊंगा ताकि लोग उसके अंदर शिक्षा ग्रहण करके अपना स्वरोजगार प्राप्त कर सकें। जी ओम प्रकाश जी। और मैं तीसरे सवाल के लिए प्रोफेसर आहूजा, आप तीसरा सवाल कीजिए। ओम प्रकाश जी, हरियाणा में जो महिलाएं हैं जी, उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और अगर आप चुने जाते हैं, एमएलए बनते हैं, तो प्रदेश में उन समस्याओं के हल के लिए क्या योगदान देंगे? क्या विचार आपके हैं इस बारे में? महिलाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या है जी लॉ एंड ऑर्डर की। सुरक्षा की दृष्टि से महिलाओं की हालत बड़ी दयनीय है। यदि आज हमारी कोई बालिका या वधू घर से बाहर निकल जाती है तो जब तक वो शाम को घर नहीं आ जाती, या स्कूल जाती है तो स्कूल से घर नहीं आ जाती, तो तब तक घर वालों को चिंता सताए रहती है। यदि मैं एमएलए बना तो उसको पूर्ण रूप से सुरक्षा की व्यवस्था करूंगा। जितने भी स्कूल कॉलेज हैं उनके नज़दीक पुलिस की इंतज़ाम होगी और वो उसके प्रति जवाबदेह होंगे। ये नहीं है कि वो ड्यूटी लगा दी, सिर्फ वो उस बात के लिए प्रति जवाबदेह होंगे कि उनकी सुरक्षा में अगर कोई चूक हुई है तो क्यों हुई है। दूसरी बात, समानता की कमी है। आधे से ज़्यादा गांव के अंदर हमारे को लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता। 10वीं के बाद कह देते हैं कि नहीं, लड़की आगे कॉलेज में नहीं पढ़ेगी। ये जो विसंगति है इसको दूर करूंगा, लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करूंगा। तीसरे नंबर पर लड़की को आदमी के बराबर नहीं समझते। जैसे नौकरी के अंदर जाना हो तो वो यूं कहते हैं नहीं लोग, लड़की नौकरी करके क्या करेगी, जबकि आज महिलाओं को भी पुरुष के बराबर हक हैं। महिलाओं की भी उतनी ही सुनी जाती है जितनी कि एक पुरुष की।
और कई कई क्षेत्रों में तो महिलाएं आदमी से भी बढ़कर काम कर सकते हैं, इसलिए मैं उनमें जागरूकता पैदा करूंगा। जी ओम प्रकाश, 3 सवाल यहाँ पूरे होते हैं और चौथे सवाल के लिए डॉक्टर जंगवाल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। डॉक्टर जंगवाल। गोयल साहब, जिला परिषद, मेरा सवाल ध्यान से सुनिएगा। जिला परिषद और ब्लॉक समिति इलाके के विकास में क्या क्या और कितना कितना रोल अदा कर सकती है? जिला परिषद और ब्लॉक समिति हल्के के विकास के अंदर एक अहम रोल है, भले ही इस बात को कोई माने या ना माने, क्योंकि कुछ पैसा ऐसा होता है कि जो ग्रांट के रूप में आता है। मान लो किसी गांव के अंदर वो पैसा लगना है और विधायक उस गांव के प्रति जवाबदेह नहीं है, उस गांव की नहीं सुनता है, तो वो निस्संदेह पैसा ब्लॉक समिति के माध्यम से गलियां बना करके या अन्य कोई वृद्धाश्रम वगैरह उनसे पैसा लग करके बनवाया जा सकता है। जिला परिषद की अलग से ग्रांट आती हैं और ब्लॉक समिति की अलग से पैसा सुनिश्चित होता है, उस पैसे का उस पर सदुपयोग किया जा सकता है ताकि उसको किसी एमएलए के दर पे नहीं जाना पड़े। आपको लगता है कि जो जिला परिषद और ब्लॉक समिति है वो ठीक काम कर रही है? कहीं ना कहीं इनका स्वरूप ठीक है, क्योंकि वो लोगों के हित में पैसा लगता है जी और लोगों के हित में काम आता है जी। तो 6 में से एक उम्मीदवार ने सामना किया हमारे जूरी के सवालों का। अब रुख करते हैं दूसरे उम्मीदवार यानी कि मुकेश तायल जी का और देखते हैं कि वो कैसे करेंगे जूरी का सामना। जैसा मुकेश जी से पहला सवाल करेंगे मलिक साहब। मुकेश जी, जनरली कहा जा रहा है कि राजनीति जो है वो जन सेवा का माध्यम ना होकर एक तिजारत बनती जा रही है। कुछ वरिष्ठ नेता भी इस प्रकार के बयान देने लगे हैं, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से व्यवसाय होता जा रहा है ये। मेरे मुताबिक, मेरे उसके अनुसार राजनीति में जो लोग आए उन लोगों को बिल्कुल उनका विजन क्लियर होना चाहिए कि व्यापार, यदि व्यापार करना है तो व्यापार की लाइन को चुने, यदि राजनीति करना है तो उसमें इतना ही तो फर्क है। मैं समाज सेवा भी कर सकता हूँ समाज के, लेकिन उसके लिए कुछ ताकत की ज़रूरत है। वो यही समझ के आए कि मैं इसको समाज में सेवा करूँगा, मैं इसके बिल्कुल गलत हूँ, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। और लोग तकरीबन 40% लोग इसमें आजकल यही हैं। मुकेश जी, आपका राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य राजनीति में आने का अब जो राजनीति में जो गंदगी है उसको साफ करना। जैसे चुनाव से पहले गंदगी है, अगर शराब को बांटेंगे, वोट लेंगे, लोगों को मैनिपुलेट करेंगे, वो सामंतवादी प्रथा जो कि तो है। जो एमएलए बनते हैं उनके एक एक दो गांव में वो हैं, वही जैसे सामंत लोग रखते थे, इसी तरीके से आजकल एमएलए लगते हैं। मीटिंग होती है, उनको दारू पिला के वो जीप भर के ले आते हैं और फिर वही 5 साल उनसे काम लेते हैं, मैनिपुलेट करते हैं और वो बुराई जो कि तो तस वो आप कह रहे थे, इसमें बात चर्चा कर रहे थे। अगर सभी समस्याएं जो कि तो एमएलए ने तो एक ही काम मान लिया और लोगों ने भी वही काम मान रखा है। अब एमएलए तो सिर्फ नौकरी लगा सकता है, जबकि एमएलए तो नौकरी का अधिकार ही नहीं है। जी मुकेश, वो तो नौकरियों में खाली बस वो अपना वाच कर सकता है। अगर ट्रांसपेरेंट रूप से नौकरियां, उससे आधे से ज्यादा समस्या तो इस देश की वैसे ही खत्म हो जाए। ठीक है मुकेश। और मैं दूसरे सवाल के लिए आग्रह करूंगा एसपी गुप्ता जी आपसे।